एक बड़े शहर में प्रिया और गौतम दोनों भाई बहन रहते थे। उनके बीच प्यार तो था, लेकिन स्वभाव में काफी अंतर था। गौतम अनपढ़ था और ऑटो ड्राइवर का काम करके घर चलाता था। प्रिया कॉलेज में पढ़ती थी, जिसका खर्चा गौतम बड़ी मुश्किल से उठा पा रहा था। प्रिया, आज कॉलेज में क्या सीखा? भैया, आज कुछ खास नहीं था। वैसे भी आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ, मुझे पता है, तू बहुत होशियार है। हमेशा अच्छा पढ़ना, तुझे बहुत आगे जाना है। हाँ भैया, मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। आप अपनी फिक्र करो और ऑटो चलाने में ध्यान दो। अरे मेरी बहन, तू तो मेरी ताकत है। तू बस खुश रहे और अपनी पढ़ाई में आगे बढ़े, यही तो मेरी खुशी है। ठीक है भैया, वैसे मुझे पढ़ाई के बाद कुछ जरूरी काम है। खाना मत बनाना, मैं बाहर ही खा लूंगी। ठीक है, जैसा तू कहे। लेकिन तू जा कहाँ रही है? प्रिया बिना जवाब दिए चली जाती है। गौतम के मन की उदासी उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। उन दोनों के बीच का रिश्ता कुछ उलझा हुआ था। जहाँ गौतम अपनी बहन के लिए सब कुछ करने को तैयार था, वहीं प्रिया अपने भाई को नजरअंदाज कर देती थी। एक दिन गौतम और प्रिया के दरमियान झगड़ा हो गया, क्योंकि प्रिया को महंगा मोबाइल चाहिए था। भैया, मुझे वो नया मोबाइल चाहिए, बस मेरे सभी दोस्तों के पास है, सिर्फ मेरे पास ही नहीं है। प्रिया, वो बहुत महंगा है। हमारी हैसियत नहीं है कि हम उसे खरीद सकें। हाँ तो हमारी हैसियत क्यों नहीं है? आप ज्यादा पैसा आखिर क्यों नहीं कमाते? प्रिया, मैं जितना कर सकता हूँ उतना करता तो हूँ। ऑटो चलाना ही मेरे बस में है, और क्या करूँ मैं? ऑटो चलाना ही क्यों, और कुछ क्यों नहीं कर सकते आप? क्यों कुछ बड़ा करने की कोशिश नहीं करते? अरे भैया, दुनिया कहाँ की कहाँ निकल गई है और आप अभी तक ऑटो ही चला रहे हो। क्योंकि मैं अनपढ़ रह गया मेरी बहन, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। अरे तो क्यों अनपढ़ रह गए? किसने रोका था? आप ही की वजह से हमारी जिंदगी इतने कठिन हालात में गुजर रही है। हाँ प्रिया, तुम सही कह रही हो। प्रिया गुस्से में वहाँ से चली गई और गौतम अंदर ही अंदर टूट गया। फिर एक दिन जब गौतम अपना ऑटो लेकर निकलता है, तो उसे सवारी मिलने में बहुत दिक्कत होती है। अरे आधा दिन हो गया और अब तक सिर्फ 2 ही सवारियां मिली है। ऐसे कैसे चलेगा? अगर और सवारी ना मिली तो रात का खाना भी नसीब होना मुश्किल हो जाएगा। हाँ भैया, रेलवे स्टेशन चलोगे? हाँ, जरूर जाऊंगा। आइए बैठिए, 30 रुपए दूंगा। अरे भाई, पर स्टेशन के तो 100 रुपए पड़ते हैं। चलो आप 80 दे देना। अरे रहने दे, तेरे जैसे बहुत मिल जाएंगे। सवारी की बात सुनकर गौतम मन ही मन में सोचता है, क्या जुल्म है। 100 वाली सवारी 30 रुपए में आखिर कैसे लेकर जाऊं इसे? पर मजबूरी है, क्या कर सकता हूँ। अच्छा भाई, बैठिए। इसके बाद पूरे दिन कोई सवारी नहीं मिलती। वो बहुत थोड़ा सा खाना खरीद कर घर पहुँचता है। ये ले प्रिया, तू खा ले। मेरा पेट कुछ खराब है, तो आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा। ठीक है भैया। गौतम पानी पीकर लेट जाता है, पर भूख की वजह से वो करवटें बदलता रहता है। ऐसे ही समय बीतता चला गया और प्रिया का कॉलेज पूरा हो गया और उसने नौकरी के लिए कई जगहों पर अप्लाई किया। आखिरकार एक कंपनी ने उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया। प्रिया बहुत खुश थी, लेकिन वो रिजेक्ट हो गई। मैंने कितनी मेहनत से पढ़ाई की थी। हर दिन सोचा करती थी कि एक दिन बड़ी नौकरी करूंगी और सबको दिखा दूंगी कि मैं भी कम नहीं हूँ। पर क्या हुआ? इंटरव्यू में ही फेल हो गई। क्या मेरी सारी मेहनत बेकार गई? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मुझसे कहाँ गलती हुई है और क्या गलती हुई। प्रिया, अरे प्रिया, क्या हुआ मेरी बहन को? तू इतनी उदास क्यों है? भैया, मैं रिजेक्ट हो गई, इंटरव्यू में फेल हो गई। मैंने इतना सब कुछ किया, फिर भी मुझे नौकरी नहीं मिली। अरे ये तो बस एक मौका था प्रिया, तू और मेहनत कर, अगली बार तुझे जरूर कामयाबी मिलेगी। हाँ, लेकिन भैया, अगर अगली बार भी ऐसा ही हुआ तो मैं कब तक इन सब का सामना करूंगी? अरे मेरी बहन, जिंदगी में हार जीत तो लगी ही रहती है। तुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ।
प्रिया ने गौतम की बात सुनी, लेकिन वो फिर भी बहुत उदास थी। उसने अपनी उम्मीदों को टूटते हुए देखा था। गौतम ने उसे बहुत हिम्मत देने की कोशिश की, पर प्रिया का मन अभी भी सवालों और हजार आशाओं से भरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी मेहनत का फल कब मिलेगा। तभी अगले दिन शाम में उसे एक कॉल आई। हेलो, क्या सच में? थैंक यू सो मच। आई कांट बिलीव इट। अरे क्या हुआ, किसका फोन है? बहुत खुश लग रही है मेरी बहन तो। हाँ भैया, मुझे फिर से उस कंपनी से कॉल आई थी। भैया, मुझे नौकरी मिल गई है। क्या सच में? ये तो बहुत बड़ी खबर है। मुझे पता था तू जरूर कामयाब होगी। हाँ भैया, मुझे उस इंटरव्यू के बारे में सोचकर ही हंसी आ रही है। उन्होंने आखिरकार मेरी काबिलियत को पहचान ही लिया। चल चल, देर आए दुरुस्त आए। हाँ, ये सब तेरी मेहनत का फल है प्रिया। अब तुझे अपनी काबिलियत साबित करने का मौका मिला है। हाँ, अब मैं अपने दोस्तों को बता सकती हूँ कि मैंने ये नौकरी पा ली है। आखिरकार मुझे वो मिला जो मैं चाहती थी। मैं सब कुछ अपने तरीके से कर सकती हूँ। प्रिया और गौतम दोनों ही इस खुशखबरी से बहुत एक्साइटेड थे। हालांकि प्रिया का घमंड अब कुछ और भी बढ़ गया था। अब वो अपने भाई गौतम को हर बात पर ताने देती थी। भाई, ये देखो, मैंने अपना फेवरेट फोन ले लिया है जो तुम अपनी जरा सी कमाई से मुझे नहीं दिला पाए थे। चल, अच्छी बात है, तुझे तेरा पसंदीदा फोन मिल गया। और तुम्हें पता है, मेरी नौकरी की सैलरी इतनी है कि मैं हर बार एक अलग शहर में वीकेंड गुजार सकती हूँ। क्या सच में? हाँ तो और क्या, तुम्हारी तरह थोड़ी ना। मैं बहुत जल्द गाड़ी भी ले लूंगी और तुम अपने इसी ऑटो में घूमते रहना। हाँ, मेरे पास तो यही है, यही मेरी रोजी रोटी है। लेकिन मैं खुश हूँ अपने जीवन से। आप इतने से में खुश रहिए, लेकिन मैं तो हमेशा से ही अपने सफल होने का सपना देखती हूँ, और अब वो सपना साकार भी हो गया। प्रिया का घमंड बहुत बढ़ गया था, लेकिन गौतम ने उसके घमंड को भी प्यार ही समझा। वो उसका वैसे ही ख्याल रखता था जैसे पहले रखता था। कुछ दिन के बाद प्रिया ने घर में एक पार्टी रखी। हे शांति, कैसी है तू? मैं तो एकदम अच्छी हूँ, तू कैसी है? पार्टी तो बड़ी शानदार है तेरी। थैंक यू सो मच। तू एंजॉय कर, मैं बाकी लोगों से मिलकर आती हूँ। हाँ, तू जा। तभी वहाँ पर गौतम आ जाता है, जो अपने ऑटो ड्राइवर वाले रूप में था। उसके बाल बिखरे हुए थे और कपड़े गंदे से थे। ओह माय गॉड, ये कौन है? ये मेरा अनपढ़ गरीब भाई है। ऑटो चलाता है, इसीलिए इसकी ये हालत है। अरे भैया, तुम यहाँ क्या करने आ गए हो? इस पार्टी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ये अमीर लोगों की पार्टी है। हाँ, मैं आने वाला तो नहीं था, लेकिन ऑटो का टायर पंक्चर हो गया और कोई दुकान खुली भी नहीं थी, इसीलिए आना पड़ा। सिर्फ ऑटो का टायर नहीं, तुम्हारी जिंदगी भी पंक्चर हो चुकी है। अरे रीना, वो तेरा बड़ा भाई है, तू ऐसे क्यों बात कर रही है? हाँ, तुझे बड़ा तरस आ रहा है मेरे भाई पर, तो जाकर उसका पंक्चर बना देना। शट अप प्रिया, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। प्रिया अब इसी तरह से गौतम की बेझिझक बेइज्जती किया करती थी। एक दिन गौतम ने प्रिया को पॉकेट मनी के लिए 500 रुपए दिए, जो वो हमेशा उसे दिया करता था। लेकिन इस बार प्रिया के तेवर ही बदले हुए थे। ले प्रिया, 500 रुपए रख ले, तेरी पॉकेट मनी। आर यू सीरियस? 500 रुपए? मैं अब इससे 1000 गुना ज्यादा कमाती हूँ। मुझे आपकी जरा से पॉकेट मनी नहीं चाहिए। मैं जानता हूँ कि ये पॉकेट मनी ज्यादा नहीं है, पर ये मैं हमेशा तुझे देता आया हूँ, इसीलिए दे रहा हूँ। इसको मेरा आशीर्वाद और प्यार समझकर रख ले बहना। आशीर्वाद और प्यार देना है तो वैसे ही दे दो भैया, पैसे क्यों दे रहे हो? और अगर आप ये सोचते हो कि पैसों से आशीर्वाद दिया जाता है, तो इससे कई ज्यादा आशीर्वाद तो मैं आपको दे सकती हूँ। बताओ, चाहिए क्या? अरे तू मेरी भावनाओं को समझ नहीं रही प्रिया। और आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो भैया? अरे लेकिन ओहो भैया, दिमाग मत खाओ मेरा। आपके पास बहुत फालतू वक्त होगा, मेरे पास नहीं है। मुझे ऑफिस का काम करना है, जाओ यहाँ से।
ठीक है। गौतम ने वो 500 का नोट वापस अपने जेब में रखा और आंखों में नमी लेकर वहां से चला गया। अगले दिन उनके घर उनके एक दूर के चचा आए जिसका नाम सुरेश था। अरे कैसे हो मेरे बच्चों, मैंने सुना प्रिया की जॉब लग गई। जी सुरेश चचा, मेरी जॉब लग गई। अब मैं भैया से कहीं ज्यादा अमीर हो गई हूँ। भैया अभी भी वो पुराना ऑटो चलाते हैं और मैं ऐसे ऑफिस में बैठकर काम करती हूँ। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पर ये तो बता कि इतना घमंड क्यों दिखा रही है भाई? घमंड नहीं, मैं तो सच्चाई बता रही हूँ चचा। अरे सच्चाई बोलने का तरीका और होता है। हाँ, मुझे बेवकूफ मत समझ, मैं तुम लोगों का चचा हूँ, चचा। अरे जाने भी दीजिए ना चचा जी, आप बिस्कुट खाइए। ओफो भैया, बिस्कुट नहीं होता, बिस्किट होता है। अनपढ़ के अनपढ़ ही रहोगे आप तो हमेशा। बस बहुत हुआ, तू जो इसका इतना मजाक बना रही है ना, तुझे पता भी है कि वो अनपढ़ क्यों है? आखिर क्यों ऑटो चलाकर गुजारा कर रहा है ये? हाँ हाँ, क्योंकि वो स्कूल नहीं गए इसीलिए अनपढ़ ही रह गए। पर स्कूल क्यों नहीं गए ये तुझे नहीं पता? जब ये 10वीं में था ना, तब तू पैदा हुई थी, समझी? इसके कुछ ही समय बाद तेरे माँ बाप का एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। तुझे पालने के लिए इसने पढ़ाई छोड़ दी और लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। जब 18 का हो गया तो ऑटो चलाना शुरू कर दिया। अरे ये बचपन से तुझे खिला रहा है, पढ़ा रहा है, और तू कहती है कि ये अनपढ़ है, ऑटो चलाता है। हाँ, प्रिया ये सब सुनकर हैरान थी क्योंकि उसे ये सब नहीं पता था। वो इन बातों का कोई जवाब नहीं दे पाई और ना ही गौतम से नजरें मिला पाई क्योंकि वो बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रही थी। अरे जाने दीजिए ना चचा जी, आप ये सब पुरानी बातें क्यों कर रहे हैं? अरे तुझे इसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, पर मुझे पड़ रहा है। बस मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तूने कितनी मेहनत की है और इसके बाद भी ये तेरे खिलाफ ऐसे जहर उगल रही है। बताओ जरा, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता, बता रहा हूँ मैं। ठीक है, मैंने माना कि इन्होंने मेरे लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन मेहनत तो मैंने भी की है ना, तभी तो मुझे इतनी अच्छी नौकरी मिली है आज। हाँ, ये अच्छा हुआ, इसका भी तूने जिक्र कर दिया। अरे तुझे अपनी नौकरी पर बहुत घमंड है ना, तो ये जान ले कि तू इस इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गई थी। तब तेरे भाई ने मुझे कॉल की क्योंकि मेरी उस कंपनी में जान पहचान है। मैंने वहाँ के मालिक से तुझे कहकर दोबारा रखवाया। उन्होंने तुझे इसीलिए काम पे रखा है, वरना वो तो तुझे हरगिज ना रखते। नहीं, ये सब झूठ है। अरे तुझे ये झूठ लग रहा है तो अपने बॉस से फोन करके अभी पूछ ले। प्रिया अपने बॉस को फोन लगाती है तो उसे पता चलता है कि ये बात बिल्कुल सच है। ये सब जानकर प्रिया पूरी तरह से टूट जाती है। मुझे माफ कर दो भैया, मैंने आपका बहुत अपमान किया। मैंने ना उम्र की लाज रखी और ना ही रिश्ते की। मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं मेरी बहन, तू रो मत। तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया तो मेरे लिए बस इतना ही काफी है। सुरेश चाचा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आकर मुझे सारी सच्चाई बताई, वरना मैं तो हमेशा ऐसे ही जिंदगी जीती रहती। अरे तू सही रास्ते पर आ गई, बस यही बहुत है। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं, बस अपने बड़े भैया की इज्जत कर और इसका ख्याल रख। हाँ सुरेश चाचा, मैं अब से कभी भी भैया को कोई दुख नहीं पहुंचाऊंगी। फिर उस दिन के बाद से प्रिया ने कभी घमंड नहीं किया और अपने भाई का हमेशा आदर करती रही।